कोलंबो में पाकिस्तान के दिग्गज साथी बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का मैच कवर किया और पाकिस्तान के बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उमर कॉल्सन से। उमर साहब, क्या रीजन बता रहे हैं आप, पाकिस्तान टीम क्यों हार रही है? देखिए, पहले तो दिल दुखा हुआ है क्योंकि मैंने पहली बार स्पेक्टेटर में बैठ के मैच देखा है। और मुझे वो फीलिंग शायद कभी पहले फील हुआ ही नहीं था कि जब इंडियन स्पेक्टेटर के साथ आप मैच देखते हैं तो क्या होता है। तकलीफ हुई काफ़ी, बिकॉज एक ज़िंदगी का वो पहलू देखा जो शायद पहले कभी देखा नहीं था। अपने बबल में रहते थे हम लोग, प्रेस बॉक्स में बैठ किया, मैच कवर किया और घर चले गए। लेकिन जब फैंस के साथ बैठ के मैच देखने का मौका मिला तो फील हुआ कि कितनी तकलीफ और दर्द होती है। तो कल वो दर्द और तकलीफ मैंने महसूस की है फर्स्ट हैंड। रही बात क्यों हारे, देखिए, इसकी तो बहुत सी वजूहत हैं। मेरी, अगर उसको बॉटम लाइन में हम करें, मुझे लगता है कि हम उस लेवल पे नहीं खड़े जहाँ पे दुनिया की क्रिकेट चल रही है इस टाइम। ऑन एंड ऑफ हम गेम जीतते हैं, लेकिन हम उस पर बहुत खुश होते हैं। ऐसी गेम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो साल में शायद एक दफ़ा या दो दफ़ा आती हैं, तो वहाँ पे हम रह जाते हैं। उसकी वजह बुनियादी यही है कि हम उस लेवल पे नहीं हैं जहाँ पे दुनिया इस टाइम चल रही है। चलें, अभी हम आगे बढ़ते हैं एजाज गोंदल साहब से। एजाज साहब, माइक लीजिएगा और जज्बात का भी इजहार करें, रीजन भी बताइए, क्या फील किया कल और पाकिस्तान की टीम हार क्यों रही है? जज्बात का इजहार क्या करें, जज्बात तो मर गए हैं। वो कहते हैं ना, वो पुराना जुमला, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हमारे एक पॉलिटिशियन ने कहा था। लेकिन जो हार की रीज़न है, पुअर स्ट्रेटजी, पुअर प्लानिंग, पुअर कैप्टनसी, यही मेन रीज़न है हार की। और जो एशिया कप में चीज़ें एक्सपोज हुई उसके बाद बहुत दफ़ा हमारी बैटिंग ख़ास तौर पर कोलैप्स हुई। मेन रीज़न हमारी हार की बैटिंग ही थी और कोई नहीं। आपने तो बड़ा क्लोजली देखा है, कई बार हार देख चुके हैं। सबसे बदतर हार कौन सी लगी आपको? ये कल वाली हार बदतर आप इसको कह सकते हैं। इससे पहले हम खैर एशिया कप 2018 में भी बहुत बुरी तरह हारे हैं। एशिया कप 2000 जो अभी 25 हुआ, पहला मैच आपको याद होगा जितना बुरी तरह हम हारे थे। लेकिन कल की हार ने ज़्यादा चोट पहुंचाई है। उसकी वजह यह है कि हाइप बहुत क्रिएट कर दी गई थी। हम क्रिकेट के अलावा इधर उधर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, जिसकी वजह से ज़्यादा शायकीन और हम सब डिसपॉइंटेड हुए हैं। और ख़ास तौर पर जब एशिया कप का फाइनल हुआ तो वो बड़ा क्लोज फाइनल हुआ था। आखिरी ओवर में 10 रन थे। हमें लगा कि हम एक स्टेप दूर हैं। बहुत क्लोज जाके हम जो है वो मैच हारे थे। तो मुझे ज़ाती तौर पर मुझे बिलीव था कि अब जो आगा 11 जो वो एक स्टेप दूर रह गई थी, आज हम वो स्टेप क्रॉस करेंगे और विक्ट्री हमारी तरफ होगी। चलें, अभी बढ़ते हैं कादर ख्वाजा की जानिब। कादर साहब, माइक लीजिए और बताइए, जज्बात भी, एहसासात भी और साथ में पाकिस्तान टीम की कमजोरियां भी। देखिए, एहसास जज्बात सब जो है वो ठेस पहुंचते पहुंचते काफ़ी अरसा हो गया है। उम्मीदें लगा लेते हैं दोबारा से, लेकिन फिर यही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है जो पाकिस्तान का होता है। कुछ लोग जो हैं वो ना चाहते हुए भी कुछ खिलाड़ियों को ऐसा सपोर्ट करते हैं जिनको टीम में भी नहीं होना चाहिए। और मैं नाम लेते हुए बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, क्योंकि वो लोग जो हैं असल बेड़ा गर्क करने वाले उन खिलाड़ियों का भी हैं। और खिलाड़ी समझते हैं कि हमारी बड़े बल्ले बल्ले हो रही है, वाह वाह हो रही है। बाबर आजम को हमने सर आंखों पर बैठाया जब वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब चूंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। T20 क्रिकेट से उनकी जगह नहीं बनती है। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम आउट भी होते हैं तो उनकी वाह वाह करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ना चाहते हुए सपोर्ट करते हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी वजह से किसी हकदार का जो है वो हक मारा जा रहा है, जो बाहर बैठा बेंच पे। ख्वाजा नाफे अगर बाबर की जगह खेलता, वो भी जीरो पे आउट हो जाता, बाबर भी जीरो पे आउट होता है। कम से कम नए लड़के को एक्सपोजर मिलता। नए लड़के को आप बेंच पे लेके जाएंगे, ये माजी की रवायतें बरकरार ना रखें। माजी में भी ऐसे होता रहा है कि आप लोग जो है लड़कों को बेंच पे लेके जाते रहे और उनको आप शामिल नहीं करते रहे। आप सिर्फ उनको ट्रैवल करवाते रहे। मोहम्मद हसनैन हमारे पास एग्जांपल है, बड़े टूर किए लेकिन वो बेंच का प्लेयर रहा, बेंच पे बाहर बैठाते रहे। इसलिए पाकिस्तान टीम में जो अभी हमारे पास बड़े बड़े नामों के सर पे खेल रहे हैं, उनको खुदारा आप लोग बाहर बैठाएं और आप नए लड़कों को मौका दें। नए लड़कों को जब तक मौका नहीं देंगे तब तक वो आपका मुस्तकबिल नहीं बनेंगे। आप इन्हीं के साथ चले हुए कारतूसों के साथ जब तक जाएंगे तो अंदर तो वो शरे होते हैं ना कारतूस में, वो तो निकल जाते हैं, फिर अंदर जो है वो खाली डब्बी होती है। तो इसलिए अब खाली डब्बियों से गुजारा करना बंद करें और जो पैक पैक कारतूस हैं उनके साथ अब जो है ना वो जंग लड़ना शुरू करें। पाकिस्तान टीम जो है वो एम्बेरसमेंट हमें होती है। एम्बेरसमेंट हमें इसलिए होती है कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट भी आके टीज कर रहे होते हैं। अवाम जो अंदर बैठी मैच देख रही होती है, उनको भी अवाम जो भारतीय शहरी हैं वो भी नारेबाजी कर रहे होते हैं, टीज कर रहे होते हैं। तो हमें शर्म आती है इस तरह बार बार डिफेंड करते हुए। देखिए, कप्तान और कोच को ये सोचना चाहिए कि अब बाबर आजम और बड़े नामों से अब
हाथ उठाना चाहिए और नए लड़कों को मौका देकर पाकिस्तान को सुरखरू करने जो है वो उनको बनाएं, ताकि हम लोग भी फखर से सीना चौड़ा करके बाहर मैदान के बाहर खड़े हों, और हम भी पाकिस्तान टीम जब बाहर जा रही हो, होटल में जा रही हो, टीम बस में जा रही हो, हम भी नारेबाजी करें। कल पाकिस्तान टीम जब ट्रैवल कर रही थी वापस मैच हारने के बाद, वन साइड मैच हारने के बाद, उस वक्त जब ट्रैवल करके जा रही थी तो होटल स्टेडियम के बाहर लोग मौजूद नहीं थे। इंडियन टीम जब ट्रैवल करके जा रही थी तो नारे लग रहे थे। ये फर्क है। आप अभिषेक शर्मा की तैयारी करते रहे, आपको ईशान किशन जो है वो पड़ गया। तो इसलिए ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं। आपके पास प्रीमियम फास्ट बॉलर है, लेकिन वो प्रीमियम फास्ट बॉलर अब नहीं परफॉर्मेंस दे रहे, तो अब इसमें क्या सलमान मिर्ज़ा का कसूर है, नसीम शाह का कसूर है, फ़खर जमान का कसूर है? अगर शाहीन कुछ नहीं कर रहा, बाबर कुछ नहीं कर रहा, शादाब कुछ नहीं कर रहा, तो फिर आप चांस लें फ़खर के साथ, और अब इन तीनों से खुदारा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे और इनको टाटा बाय बाय कहें। आपने कादर के जज्बात सुने, बड़े ऐसे जज्बात थे कि मैं क्या बताऊं, लेकिन यहाँ पर बड़े दिग्गज साफ़ी हैं, अक्सर भारतीयों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। लेकिन एजाज वसीम बाकरी साहब, सर माइक लें और बताइए ज़रा पाकिस्तान टीम की शिकस्त की वजूहात इस बोझल दिल के साथ। आपने एहसासात नहीं बताने, ये हमने आपके एक्सप्रेशन से ही बता दिया। टीम के शिकस्त की क्या वजूहात हैं, बेहतरी किस तरह आ सकती है? यार देखिए, कादर बिल्कुल ठीक बातें कादर ने की है, उम्र की बात भी दुरुस्त है। यार अब देखो ना, ये जिम्मेदारी इन प्लेयर्स की है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौका दिया है। बाबर आजम जब पाकिस्तान की टीम में नहीं था, एशिया कप के अंदर इसी तरीके से इंडिया के सामने हमारा कोलैप्स हुआ था। हमने 36 पे अपनी 8 विकेटें गंवाई थी। वहाँ साहबजादा और साइम और नीचे स्कोर हो गया था। तो तब सब लोगों को ये था कि आकिब जावेद उसके साथ पर्सनल है, उसको मौका नहीं दे रहा, माइक हेसन उसके साथ पर्सनल है, आगा बड़े नाम टीम में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर वो सिलेक्ट होके आ गए तो वो जिम्मेदारी दिखाते। यही हाल शाहीन शाह अफरीदी का है। शाहीन शाह अफरीदी जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा। हम पिछले कितने दिनों से, हमारे जैसे लोगों को आइडिया है, मैं 4 दिन से आप देख लें वीडियो लगा रहे हैं मैं और औरंगजेब के, यार आप नसीम को मौका दीजिए, नसीम को मौका दीजिए। उनके उनके पेसर्स विकेटें ले सकते हैं, हमारे पेसर्स जो है ना सवाई छक्के खाने का कोई काम ही नहीं है। तो ये इनके अंदर देखना, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है कि ये लोग T20 एक ऐसा गेम है कि उसमें आप यूजलेस हो, आप T20 में कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको वापस अपॉर्चुनिटी देना क्राइम है। ये क्राइम किया गया है माइक हेसन की तरफ से, आकिब जावेद की तरफ से, कि ये T20 स्टफ नहीं है भाई। ये आज कह रहे होंगे जी इजाज बाकरी या बाकी मीडिया तनकीद कर रहा है कि इंडिया के खिलाफ कोलंबो में हार गए हैं। भाई साहब ये न्यूयॉर्क में हारे हैं, ये कहाँ कहाँ नहीं आ रहे हैं, ये हर जगह हारते चले आ रहे हैं। तो सो ये T20 स्टफ नहीं है। और हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, हमारे पास टैलेंट है। तो हमें इनको जाने दें, या हमें बड़े नामों के पीछे मत पड़ें। और हम वो क्रिकेटिंग नेशन है जहां आज दिन तक ना शुएब मलिक ने रिजाइन क्रिकेट छोड़ने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना हफीज़ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कभी किसी बड़े प्लेयर ने, कभी शुएब अख्तर ने बस यहाँ श्रीलंका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्ल्ड अपनी क्रिकेट छोड़ने का ऐलान किया था। तो ये इनका टाइम आ चुका है। और बाबर आजम साहब के जो 15,000 रन हैं, वो आज इस नतीजे पर पहुंचकर 16 फरवरी 2026 को मुझे लग रहा है कि उसके वो ज़ाती रन हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। कोई मिला है तो मुझे बताइए, कोई तमगा, कोई ट्रॉफी, कोई जीत के लाए हैं? किसी क्रूशल मैच में उन्होंने पाकिस्तान को खड़े होकर कामयाबी दिलाई है? बड़े मैच के प्लेयर नहीं है, मतलब है सर रिजल्ट ये है, मैं बड़ा मैच इंडिया ही कंसिडर करता हूँ, बाईलैटरल में कंसिडर नहीं करता हूँ, वर्ल्ड कप कंसिडर करता हूँ। लगातार 3 आईसीसी टूर्नामेंट से जो हम पहले राउंड से बाहर हुए हैं, उन तीनों आईसीसी टूर्नामेंट्स में बाबर साहब मौजूद थे। 2 में कप्तान थे और 1 में रिजवान साहब के साथ उनके राइट हैंड थे। सो कुछ भी नहीं आ रहा तो आगे जाना चाहिए। कादर ने बहुत अच्छी बात की है कि नाफे ब्लंडर करता ना, तो जैसे पाकिस्तान हार गया, साइम अयूब ने भी तो बुमराह से एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है ना। साहबजादा पहले ओवर में हार्दिक पांड्या को छक्का मारने के तो आउट हो गया ना। मैं और तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, वो यंग प्लेयर है ना। कम से कम ये जो 10 साल से लोग हैं ना, जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे खेल रहे हैं, ये हाथ जोड़ के इनको कहें भाई थैंक यू सो मच, आपका T20 कैरियर ओवर हो गया है। हम चाहे वर्ल्ड कप हार जाए, लेकिन 2024 में जो सर्जरी का बोला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, उस सर्जरी की, इनको निकाला, फिर पूरे मुल्क से आवाजें आई। और मुझे लगता है अब आकिब जावेद को किसी मीडिया वालों की तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि एशिया कप के अंदर वो पाकिस्तान के कोलैप्स हुए, तबाही हो गई, तो रोला डाला गया जी ले आए मसीहों को ले आए। ये मसीह नहीं है। और शदाब के लिए भी ऐसे हाथ जुड़े हुए हैं, बाबर के लिए भी।
बाकी जो नहीं चलता उसके लिए हाथ जुड़े हैं, नया टैलेंट ले आए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू, आपने एजाज वसीम बाकरी की बात सुनी। अब जरा चलते हैं जीशान की तरफ। जीशान भी काफी बोझल दिल के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सारे कैजुअल बैठे हुए हैं, आज जरा एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जीशान, सेम ऐसे ही जज्बात हैं क्या? रीजंस क्या देख रहे हैं? कोई बेहतरी आ सकती है आगे T20 वर्ल्ड कप में? इसमें हमारा कोई आगे का सफर आसान होगा, या कि आप देख रहे हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है? मेरी तो ख्वाहिश होगी पाकिस्तान जो है वो नामीबिया को चांस दे। उनकी टीम नहीं है, अच्छा खेल रही है, अच्छा पैशन नज़र आ रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि उनको चांस दे, उनको एक मौका दे। यूएसए की टीम आगे जाके बेहतर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आगे चला भी गया तो पाकिस्तान के पास आगे जाके भी फ्लूक है, कोई ना स्ट्रेटजी है ना कुछ है। तो जिस तरह कल स्ट्रेटजी फ्लॉप हुई है, चाहे वो टॉस हो, टॉस के बाद फिर टीम का सिलेक्शन हो, फिर आपकी कैप्टेंसी हो। अगर एक ओडीआई की कप्तान को बचाने के लिए T20 का जो हमारा कैप्टन है वो बॉल पकड़ाएगा, वो टेल एंडर की कुछ विकेट ले लेगा, उसकी जगह जस्टिफाई हो जाएगी, उसको दोबारा से लाके कंटिन्यूसली टीम के साथ बर्डन को लेके चलेगा। वो बर्डन आप जब तक उठा के चलते रहोगे तो वो एक मौका आता है कि जब आप टूट के गिर जाते हो। तो यही वो मौका है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो टूट के गिर गई, क्योंकि आप कुछ लोगों को बिला वजह बर्डन के तौर पे सिर्फ अपने जो पर्सनल आपके जो कुछ मोटिव्स थे उनकी बुनियाद पे लेके चल रहे थे। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर एक जो हमें ओरिजिनल कोई भी चीज़ लेनी होती है ना तो बहुत रेयर मिलती है। इसी तरीके से हमारा किंग 2 नंबर, हमारी ईगल 2 नंबर, हमारे जो है वो एक सलमान के लिए एक टर्म यूज़ होना शुरू हुई थी कि बड़ा ही स्मार्ट कैप्टन है। वो उनकी स्मार्टनेस यहीं से निकल के आ गई कि जब आपने अच्छी खासी पहले ओवर में विकेट ले ली, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद आपने एक ऐसे बॉलर को बॉल पकड़ा दिया जिसे नीदरलैंड भी जिसे मार रहा है, जिसे आपकी जो है वो यूएसए भी अटैक कर रहा है, हर कोई उसको, आपने उसके सामने, आपको पता है कि वो जिस ब्रांड की इंडिया क्रिकेट खेलते हैं उसके सामने आपने उसको फेंक दिया। तो अब प्रॉब्लम अगर आप शुरू करेंगे तो अभी आप 2-4 प्लेयर को, अभी आज ये खबर भी हमारे यहाँ पे चली है कि 2 लोगों को किसी को अंदर, इनसे कुछ भी नहीं होगा। आप डिस्प्रिन से कैंसर का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी चाहिए, पिछला जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके बाद छोटा ऑपरेशन किया गया था, अब मेरे ख्याल से बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। एक बहुत लंबा बड़ा ऑपरेशन हर स्टेज पे होगा, चाहे वो अपर मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर मैनेजमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के ऊपर हो। क्योंकि आप देखते हैं कि हर जगह जो लोग आगे बैठे हुए हैं उनमें से 90-80% लोग मेरिट पे नहीं हैं। तो जो लोग मेरिट पे नहीं हैं वो इसी तरह की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। कोई एक आध जगह फ्लूक चल जाता है तो वाह वाह हो जाती है, नहीं चलता तो वही लान तान का सिलसिला दोबारा से गुज़िश्ता 6-7 सालों से शुरू हुआ था और यही होता हुआ आ रहा है। चले जीशान साहब, थैंक यू। आपने तो मोहम्मद यूसुफ वाली बात कर दी, साबिक कप्तान की, कि सर्जरी की ज़रूरत सिर्फ टीम में नहीं है बल्कि हर जगह हर लेवल पे, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो। सरदार औरंगजेब साहब बैठे हुए हैं, आज जो इनकी स्माइली देख रहे हैं, ये बेशक स्माइली ऐसी नहीं है, ये हार पे हंस रहे हैं कि वो रोने वाली हंसी है, ये उनसे जानते हैं। सरदार साहब, क्या समझते हैं, बेहतरी आ सकती है, उम्मीद रखें, या कि बिल्कुल ना उम्मीद हो जाए? बाकरी साहब ने वैसे पीछे से तो आवाज़ दे दी, उन्होंने कह दिया, लेकिन देखें बेहतरी की गुंजाइश तो है। अब एक आम आदमी को, मुझे, आपको और जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ख्वाजा साहब ने भी आपको कह दिया कि आम लोगों को पता है कि पाकिस्तान टीम का मसला क्या है। आप 4 बैटर के साथ जा रहे हैं, आप 5 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, आप 7 बॉलर मेंशन कर रहे हैं। आप अगर नेदरलैंड के अगेंस्ट देखें तो जिस मुश्किल से हम जीते, तो इनको समझ आ जानी चाहिए थी कि हमारी कमज़ोर कड़ी जो है हमारी बैटिंग है, तो हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये पहली दफ़ा हुआ कि 6 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, 7वां शाहीन शाह अफरीदी और 8वां राणा फ़हीम अशरफ है। आप मुझे एक बात बताएं कि आपने फ़हीम अशरफ ने अभी तक बॉलिंग नहीं कराई, आपने उसको एज ए बैटर 9वें नंबर पर रखा हुआ, फ़खर जमान को बाहर बिठा के, ख्वाजा नाफे को बाहर बिठा के। तो ये कैसी साइंस है? ये तो बड़े सिंपल से बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर इनको समझ नहीं आएंगी तो कैसे जीतेंगे? यानी फ़खर जमान पानी पिला रहा है, ख्वाजा नाफे पानी पिला रहा है, और राणा फ़हीम अशरफ 9वें नंबर पर हमने इसलिए रखा हुआ है, वो एक इनिंग्स उन्होंने खेल दी ना, तो अब उस पर 15-20 मैच खेल जाएंगे। मोहम्मद नवाज की एक इनिंग्स थी, वो 20 बॉलों पे 39 रन की इनिंग्स जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली थी, उस पर वो खेल रहे हैं। इसी तरह एक आधी इनिंग्स शायद शादाब की थी। तो ये वही लोग हैं जो 2020 से खेल रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी में भी यही लोग थे, और यही लोग मैच हरा रहे हैं। वो शादाब हो, आप शादाब को देखें, एक साल जब वो टीम से बाहर हुए थे तो वो टीम से ड्रॉप हुए थे, अब वो इंजरी का शिकार हो गए, फिर उनका एक ऑपरेशन हुआ, फिर वापस आया, और 1 साल हमने इंतजार किया, 1 साल हमने नायक कप्तान नहीं रखा। और सलमान लिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें माहौल कैसे क्रिएट किया जाता है कि सुफियान मुकीम को आप पहले बाहर करते हैं कि चलो जब आएगा तो ऑटोमेटिक स्पेस हमारे पास आ जाए।
और फिर सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी कि वो तो नायक कप्तान थे जब ड्रॉप हुए थे, तो अब इंजरी का शिकार हो गए थे, वापस आ रहे हैं। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे यार कि वो तो ऑटोमेटिक चॉइस हैं। तो इस तरह का क्राइटेरिया जब आप सेट करेंगे, जब डोमेस्टिक क्रिकेट का आपका कोई हाल नहीं, उस्मान खान कैसे टीम में खेल गया, ख्वाजा नाथे कैसे आ गया, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कोई T10 में परफॉर्म कर रहा है। अब उस्मान तारिक अच्छा बॉलर है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन परफॉर्म करके कहाँ पे आया, डोमेस्टिक इसने कहाँ पे खेला। पिछले वर्ल्ड कप में हम खुशदिल शाह और राणा फ़हीम अशरफ को चैंपियन ट्रॉफी में इसलिए लेके आए कि उन्हें बांग्लादेश में अच्छा किया। आमर जमाल उस टीम में सेलेक्ट था, 11 बजे तक जब वो किट और साइज वगैरह सारा कुछ ले रहे थे तो टीम में था, 3 बजे ऐलान हुआ तो वो ड्रॉप हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस टीम से ना आप मैच जीत सकते हैं, इस टीम से, इस सिलेक्शन से ऐसी बैटिंग रख के आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। एक आधा मैच हम जीत जाते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के खुश हो रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इन कंडीशन के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए और बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इनमें कोई ज़्यादा रद्द-बदल करने की चाहिए। आपने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया था ना कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मुझे एक बताया कि बाबर आजम कहाँ परफॉर्म करके वापस आया। आपने फ़खर जमान को ड्रॉप किया, परफॉर्म नहीं कर रहा, कैसे आया। आपने हसन नवाज को एक मैच में ड्रॉप किया कि इसकी टेक्निक पे हमने काम करना है, इसको डोमेस्टिक में भेज दिया, अगले हफ्ते आपने फिर वापस डाल दिया हसन नवाज को। तो इस तरह के तरीकाकार के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर टीम में बेहतरी कहाँ आएगी। बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने का चांस है। अब मेरे ख्याल में शादाब हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, बड़े नाम जो हैं इनसे जान छुड़ानी चाहिए। सही कहा एजाज बाकरी साहब ने कि आउट ही होना है ना, वो भी इसी तरह आउट हो जाते हैं जिस तरह ये आउट हुए, लेकिन कम से कम बंदा एक बात तो कहता है कि नई टीम हार हार के, वो जो रिजवान के जुमले पे बड़ा क्रिटिसाइज हुआ ना कि लर्निंग वाला, तो कम से कम अगर ये लोग 2020 से कोई नए लोग खेलते तो वो लर्न करके तो इस मुकाम पर तो पहुंच जाते ना। अब इतने बड़े मैचेस के ऊपर हम अब आके कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं होना चाहिए, बाबर आजम नहीं होना चाहिए, तो इतना लंबा अरसा जो इन्हें सर्व किया, जो इन पे इन्वेस्टमेंट हुई, जो इन्हें ज़ाया किया, तो अब इस मैच पे आके हम ख्वाजा नाफे को खिला दें या किसी नए यंगस्टर को खिला दें। तो ये जो टीमें हैं वो पहले प्लानिंग करती हैं, 1 साल 2 साल प्लानिंग करती हैं। हम टूर्नामेंट के अंदर आके कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं कि आया भारत के खिलाफ किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, फिर हम अपनी अपनी जगह ढूंढते हैं। आगा जी 2 नंबर पे अच्छा खेल रहे हैं, बाबर आजम 4 पे अच्छा खेल रहे हैं, हमारी कोई सेटिंग ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं हमारा ओपनर कौन है, हमारा मिडिल ऑर्डर कौन है, हमारा अब मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं। आपने कहा मिडिल ऑर्डर आपने रख दिया नवाज को, कभी वो 4 पे आ जाता है, कभी वो 6 पे आ जाता है, उस्मान खान आ जाता है, वो बेचारा 40-42 कर गया, चलो उसने अगले अपने 2 मैच सीधे कर लिए। शादाब को आप कितने चांस देंगे। राणा फ़हीम अशरफ कभी कभार चल जाता है, वो उसका मैच एक जिता दिया, उस पर वो खेल जाएगा। तो इसी तरह तुक्के हमारे लग रहे हैं और वो तुक्के लगते रहेंगे, लेकिन बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ जब भी हम जाते हैं तो हम एक्सपोज हो गए हैं। कल जिस तरह हम आ रहे हैं, इस तरह शायद मैं समझता हूँ कि निम्बावे की टीम अगर उतरेगी तो मेरा ख्याल में उन्होंने बेहतर खेल पेश किया। आप देखें कि अमेरिका ने किस तरह, यूएसए की टीम ने किस तरह टफ टाइम दिया। एक मौके पे तो लग रहा था शायद वो अली खान इंजर्ड ना होते तो सूर्या कुमार यादव को अगर आउट कर देते तो मेरे ख्याल में वो तो यूएसए ने मैच जीत जाना था। तो बाकी टीमें कैसे खेल रही है और हम कैसे खेल रहे हैं, ये अभी हम सोचना पड़ेगा। चले, आपकी एक बात बड़ी अच्छी है कि यार इस टीम के साथ हम मैच तो जीत सकते हैं लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। हमें आज सरदार औरंगजेब साहब ने अपने डेरे पे ये इनवाइट किया हुआ है, लंच कह लें, डिनर कह लें, तमाम तर साफियों को यहाँ पर कोलंबो में इकट्ठा किया हुआ है। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप सब लोगों ने तज़किया भी सुन लिया हमारे तमाम सीनियर जर्नलिस्ट का। उम्मीद अभी भी बरकरार है कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में जाएगी, लेकिन ज़ीशान की बात भी सोचने वाली है कि अगर हम सुपर 8 में इवन चले भी जाते हैं तो मेरा ख्याल है फ्लूक ही लगेगा फिर अगर आप फाइनल में जाते हैं या फिर आगे जाते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए यहाँ से, इंशाल्लाह कोलंबो से एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी स्टेडियम के बाहर से। थैंक यू।